बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम बिग न्यूज़ में नाज़रीन हम आपकी मुलाकात एक बिग पर्सनैलिटी से करवाएंगे। ऐसी पर्सनैलिटी जो कि अपनी ज़िंदगी को मज़ूर अफराद की खिदमत में गुजार रहे हैं। वो मज़ूर अफराद को नहलाते, उन्हें चेंज करवाते, उन्हें वाशरूम ले जाते और फिर उनकी शेव तक बनाते हैं, हत्ता कि वो उन्हें दबाते भी हैं। वो जब 9 साल के थे तो उन्होंने इस खिदमत का आगाज़ अपने उस्ताद से किया जो कि डिसेबल थे, और आज उन्हें 15 साल हो चुके हैं और वो यही खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िंदगी के 9 साल उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह मज़ूर अफराद की खिदमत की है और उसके बाद वो ये सिलसिला आज तक जारी रखे हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात महमूद शाह साहब से करवाएंगे जो कि हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं और ईद के दिन भी उन्हें छुट्टी नहीं होती। आज के जदीद दौर में जहाँ पर लोग पैसा और शोहरत के पीछे भागते हैं, वहाँ पर महमूद शाह साहब मज़ूर अफराद की खिदमत करते हैं। तो आइए आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये सब कैसे कर लेते हैं, इस ऐसे मामलात में उन्हें क्या मुश्किलात आती हैं और वो अपना ख़र्चा कैसे चलाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैं बिल्कुल छोटा सा था। 2003 में मैंने अपने टीचर को ज्वाइन किया जिनका नाम अली हमज़ा है। उनकी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। उस टाइम 2003 में तो उनकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं थी। वो अपने आप को खुद से मैनेज कर लेते थे, अपने काम कर लेते थे, लेकिन उनको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती थी जिसकी वजह से उनकी सिस्टर्स वगैरह उनकी हेल्प आउट कर देती थी। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि यार ये बंदा खुद क्यों नहीं काम करता, क्या मसला है इसको। तो जब वो चलते थे तो देख के एक अजीब सा लगता था, यार ये बंदा ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहा है। ये इस चीज़ पे हमें हंसते थे हम, क्योंकि पता ही नहीं था किस चीज़ का कि यार ये डिसेबिलिटी होती क्या है। फिर आस्ता आस्ता बाद में पता चला है कि यार ये इनको तो मतलब कि डिसेबिलिटी, ये अपना काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से इनको किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ मतलब कि मैं देखता रहा तो मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो फिर मैंने इनके साथ आना जाना मैंने इनके साथ ना शुरू कर दिया। मैं अपने घर से ज़्यादा टाइम इनके घर होता था। मैं खाना वगैरह भी उधर ही खाना इनके साथ, और बाज़ का तो ऐसा भी होता था कि मैं रात को उधर ही सो जाता था इनके घर में ना। तो ये था कि 2006 में मेरे एक दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो ही थे, असद नाम था उनका। तो वो क्लास में भी सबसे लंबे थे और उनको मैं ना अकेडमी ले आया था इनके पास ना। तो उस टाइम फिर वो इनके साथ ना मतलब वो इनको अटेंड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो मुझे बड़ी एक वो होती थी कि यार मैं इनको अटेंड करूं, हैं। तो बड़ी एक ना समझ लें कि जज्बा सा था कि अटेंड करने का। जब आपने अपने सर को अटेंड करना शुरू किया, यानी आप जो उन्हें उठाना और ऐसे, वो कब स्टार्ट किया? सर ये मैंने 2008 से मैंने उनको मतलब कि अटेंड करना मैंने शुरू कर दिया था। मैं चला जाता, सुबह उठ के मैं उनके पास चला जाता था, उनको नहलाना, उनके कपड़े चेंज करवा के उनको रेडी करके बिठा के तो फिर मैं आ जाता था मैं स्कूल के लिए। फिर मैं खुद तैयार होता था, फिर मैं स्कूल चला जाना, स्कूल से वापस आना, आके खाना खाना और दोबारा उनके पास चले जाना अकेडमी पढ़ने के लिए। फिर जाके उन पढ़ के तो फिर रात को हम फिर इकट्ठे बाहर निकल जाते थे कहीं घूम फिर के। रात को तो लेट नाइट वापस आके फिर उनको शिफ्ट करना दोबारा बेड पे शिफ्ट करके और कंबल वगैरह उनके ऊपर दे के तो फिर वापस मैं अपने घर चला जाता था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपने अपने टीचर से इसकी शुरुआत की अटेंड करने की, और 9th क्लास में आपने अपने टीचर को अटेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी देखभाल, उनको वॉशरूम तक लेके जाना, उनको नहलाना और उनकी शेव तक करते रहे आप? बिल्कुल, मैं उनकी शेव वगैरह और उनको नहलाना, उनको कपड़े चेंज करवाना, ये सारा कुछ मैं उनका ना ब्रश वगैरह करवाना, ये मैं करता रहा हूँ उनको ना। ये मुझे बताइएगा कि ये तो आपने अपने टीचर का किया, इसके अलावा कितने साल आपने जो दूसरे मज़ूर अफराद हैं अपने टीचर के अलावा कितनों को आपने फ़ी सबीलिल्लाह उन्हें अटेंड किया? असल में ये मैंने 2009 के बाद मैंने 2015 तक मैंने किसी से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया इस काम का, क्योंकि उस टाइम तक मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि यार ये एक प्रॉपर फील्ड है, प्रोफेशनल है काम है ये। मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। इस चीज़ का आइडिया मुझे 2015 के बाद हुआ है कि यार ये तो एक प्रॉपर एक फील्ड है, क्योंकि 2015 तक मुझे
घर से कोई मसला दरपेश नहीं हुआ था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब उस टाइम तक ज़िंदा थे। तो 2015-14 में उनकी डेथ हुई है। उसके बाद मतलब कि थोड़ी सी घर में परेशानी वगैरह आ गई हैं, जिसकी वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। तो उस टाइम तो मैं एक मैकडोनल्ड में एज अ डिलीवरी बॉय भी काम करता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं फिर माइलस्टोन आ जाता था, क्योंकि अली भी उधर ही होते थे, तो मैं उधर से फ्री होके तो मैं माइलस्टोन आ जाया करता था। तो आस्ता आस्ता ये हुआ कि शफीक साहब ने देखा कि यार ये लड़का आ रहा है, इसको अटेंडेंट सर्विस का भी शौक़ है। शफीक साहब ये माइलस्टोन के हेड हैं। ये माइलस्टोन क्या इदारा है, इसी से लिंक करता है? सर ये NGO है माइलस्टोन। ये बेसिकली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं, ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स माजूर अफराद को। माजूर अफराद को, ख़ासकर उन लोगों को जो स्वे डिसेबल हैं, जो लोग घर से नहीं निकलते, उन लोगों को घर से निकाल के अपनी ज़िंदगी जीने का मौका देती है कि यार आप उनको बताती है कि यार आपने ज़िंदगी कैसे जीनी है अपनी। आप जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं ऐसे आप लोगों ने उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है। आप लोगों ने ऐसे अपने आप को मैनेज करना है खुद से, ना कि किसी से आप कर। बल्कि ये है कि अटेंडेंट सर्विस बेसिकली ये जो है ये स्वे डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनके लिए है बेसिकली। ये मुझे बताइएगा कि 9 साल आपने फ़ी सबीलिल्लाह किया, उसके बाद फिर आपने इस इदारे में जो माइलस्टोन आप बता रहे हैं इसमें आपने जॉब स्टार्ट कर दी, ऐसे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 9 साल का अरसा था फ्री आपने किया, तो जब लोगों की खिदमत करते थे मज़ूर अफराद की, तो कैसा महसूस करते थे कि रोज़ाना उनको अटेंड करना, जाना आना, वो इतने अखराजात होते हैं, वो भी ज़रा हमें हमारे नाज़रीन को बताएं वो अरसा कैसा था? असल में वो एक तो घर के पास भी कुछ लोग थे उनको कर लेता था, बाकी ये है कि घर से पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी तो मेरे पास ही होती थी, ज़्यादा मुझे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साइकिल वगैरह मेरे पास होती थी, उस पर मैं चला जाया करता था उनके पास, तो उनको मैं कर ले। बाज़ औक़ात ऐसा था कि ना सर के कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनको मतलब कि सेम मतलब कि डिसेबिलिटी थी, वो उन लोगों ने कहीं डॉक्टर पे जाना या कहीं इधर उधर जाना तो वो मुझे बुला लेते थे कि यार हमने ऐसे जाना है तो आप हमारे साथ प्लीज़ काइंडली आ जाएँ ताकि आप हमें शिफ्टिंग वगैरह करवा दें। तो मैं चला जाया करता था। 2015 के बाद फिर मैं माइलस्टोन में आ गया। तो माइलस्टोन में आया हूँ तो इस 2016 में फिर एक इवेंट आया था नेपाल में, एशिया ट्राई के नाम से अवेयरनेस वॉक थी उधर ना। तो मैं जब माइलस्टोन में आया था ना तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा है कि यार मेरे ये सर के अलावा इतने ज़्यादा लोग हैं ये डिसेबल हैं, तो इधर आके भी मैं सबकी मतलब कि ना हेल्प आउट करता रहता था, जो मतलब कि जिनको ज़रूरत नहीं भी होती थी ना तो मैं उनके पास चला जाना, शायद उनको ज़रूरत पड़ जाए मेरी। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर 2016 में मेरी सिलेक्शन हो गई नेपाल में, सर अली ने जाना, उनके साथ मैं चला गया नेपाल। उधर जाके मैंने देखा उधर काफ़ी पूरे एशिया से लोग आए हुए थे, जापान से, मंगोलिया से, कम्बोडिया से, मतलब मुख्तलिफ़ मुल्कों से ना लोग आए थे। तो उधर काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ को मैंने देखा कि यार इतनी ज़्यादा लोग हैं जो कि मतलब कि हमारे इधर से पाकिस्तान से भी बाहर इतने ज़्यादा लोग डिसेबल हैं, और उनके साथ अटेंडेंट जो आए हुए थे वो मैंने देखे हैं कि यार ये प्रोफेशनल अटेंडेंट है, इतने प्रोफेशनल तरीके से ये इनको अटेंड कर रहे हैं, और इतनी स्वे डिसेबिलिटी के लोगों को उन्होंने एक मतलब समझ लें कि बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ रह रहे हैं, मतलब उनको बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अटेंड किया, उनको कपड़े वगैरह ये। तो ये इस चीज़ पे ना मुझे थोड़ी सी होती थी कि यार मैं कैसे ये करते हैं, मैं ज़रा थोड़ी सी इनसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। मैंने अपने सर से बात की कि सर कुछ ऐसा मतलब कि करवाएं ताकि मैं ये जो स्वे डिसेबल है ना, एक उधर थे जापान से, उनकी डिसेबिलिटी थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, लेकिन वो उनकी बस समझ लें कि गर्दन ही बस हिल सकती थी, बाकी जिस्म सारा पैरालाइज था उनका ना। तो मैंने उनको कहा था कि सर मैं ना इनको अटेंड करना है तो काइंडली आप इनसे रिक्वेस्ट करें तो मैं इनको अटेंड करूँगा। तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मेरा अटेंडेंट आपको अटेंड कर लेगा, ये मुझे कर लें। तो मैंने उनको फिर जितने दिन उधर रहा हूँ तो उनको मैं अटेंड करता रहा हूँ। आपने अपने शौक़ से उन्हें अटेंड किया? हाँ, मैंने अपने शौक़ से अटेंड किया। मैं असल में ना दरअसल एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था। मैं ये सर अली तो हैं ही, बाकी जो इनसे भी स्वे डिसेबल हैं उनको कैसे अटेंड किया जाता है, इस चीज़ का मैं एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था। तो उन लोगों जब मैंने उनको अटेंड किया, जब
लास्ट टाइम हम जब वापस आने लगे हैं नेपाल से, तो उस टाइम उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे अटेंड किया इस चीज़ पे, मतलब कि सारों ने जितनी भी मतलब कि आए हुए थे एशिया से लोग सारे, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया उधर। अच्छा ये बताइएगा कि आपने 9 साल फ़ीसबिलिल्लाह अटेंड किया है मज़दूर अफराद को, ये जो टेन्योर था इसमें घर वालों का रिएक्शन क्या था? क्या वो आपको, आखिर आप एक स्टूडेंट थे तो घर से जब आप जाते थे उनको अटेंड करने के लिए घर वाले रोकते नहीं थे कि ये क्या कर रहे हो, आप तालीम हासिल करो, ये किन कामों में हो? अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि शुरू में तो ये था कि भाई मैं थोड़ा सा छुपके से करता था, चला जाता था, तो घर वालों को यही होता था कि यार सर के पास गया, पढ़ने के लिए गया हुआ है। तो फिर बाद में मैंने एक दफ़ा मेरे भाई ने मुझे देखा था कि मैं सर को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ पे वो बड़ा मतलब कि खुश हुआ है कि यार आप किसी की हेल्प कर रहे हो। उसको बड़ी खुशी हुई थी, उसने घर में भी आके घर वालों को भी बताया, अम्मी वगैरह को। अम्मी वगैरह ने भी मुझे यही समझाया है कि यार आप करो, लेकिन ये ना हो कि आप उसको घिरा दो। ये नहीं कहा कि आपको चोट लग जाएगी, जब ये कहा है कि आप इतनी एहतियात से करना कि वो घिरे ना, उसको चोट ना लगे। मतलब कि बाकी सारे बड़े खुश थे कि यार आप किसी की हेल्प आउट कर रहे हो। उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे कि यार ये अच्छी बात है, आप उनको करो। उस घर की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा अब आप शादीशुदा माशाल्लाह? जी माशाल्लाह, मैं कितने बच्चे? मेरी एक बेटी है, 2 बेटे थे वो फोत हो गए हैं, एक बेटी है माशाल्लाह 5 साल की है वो। तो शादी के बाद जब बेगम ने ये सारा देखा तो बेगम ने मना नहीं किया कि जो आजकल लोग हैं वो पैसे के लिए भागते हैं और शोहरत के लिए कि पैसा बनाओ, ये वो कर लो, तो आपने वो पैसे वाला सारा काम छोड़ के खिदमत में मज़दूर अफराद की लग गए हैं, बेगम ने इससे रोका नहीं? नहीं, बेगम तो बहुत खुश हुई। उसको तो मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि मैं ये काम करता हूँ तो वो तो बड़ी खुश हुई थी कि यार ये बहुत अच्छा काम है, यार आप इसको ना कंटिन्यू करो। अच्छा महमूद साहब ये बताइएगा कि बीवी की सपोर्ट, घर वालों की सपोर्ट, इसने यकीनन आपके अंदर एक रूह फूंक दी, क्योंकि आप अप्रिशिएट हो गए, और जब किसी काम में उसके घर वाले और ख़ुसूसी जो सबसे करीबी रिश्ता बीवी एक आपको अप्रिशिएट करें तो वो तो यकीनन आपने उस काम को बड़ी लगन से किया होगा। मुझे ये बताइएगा स्टार्टिंग में जब आपके पास ट्रेनिंग नहीं थी उस वक्त आप मज़दूर अफराद को कैसे ट्रीट करते थे, कैसे अटेंड करते थे? जब मेरे ट्रेनिंग वगैरह नहीं थी तो मैं यही था कि ज़ोर वगैरह लगा के किसी तरीके से मैं कर लेता था उनको। बहरहाल ये भी शुक्र है अल्लाह का कि उस टाइम भी मुझे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं अगले बंदे को अटेंड ना कर सकूं। तो मैं ज़ोर वगैरह लगा के उनको उठा के तो कहीं ना कहीं मैं शिफ्ट कर देता था। थोड़ी सी मुश्किल होती थी क्योंकि मेरा ज़ाहिर सी बात है ज़ोर लगता था, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ली है उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं किसी बंदे को उठा रहा होता हूँ या नहीं उठा रहा। सेम है कि कोई मसला दरपेश नहीं होता मुझे, बड़ा इजीली मैं अगले बंदे को शिफ्ट कर लेते। ये जस्ट लाइक ऐसे है जैसे आप कहीं जिम में जाते हैं तो बॉडी बनाने के लिए आपको एक एंगल बनाना पड़ता है कि यार आप इस एंगल से वेट उठाएंगे तो आपके ये वाले मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। सेम इसी तरह ये है कि आपने एक मखसूस एंगल के ज़रिए आपने उठाना है ताकि आपकी कमर स्ट्रेट रहे। अगर कमर में आपके बैंड आता है तो आपका कोई ना कोई पेन वगैरह निकल सकती है, जिसकी वजह से आपका यूज़र भी डिस्टर्ब हो सकता है। आप अगर पेन निकला है तो आप तो चलने से भी बंदा समझ लें कि अटेंडेंट भी डिसेबल्ड हो सकता है इसकी वजह। अच्छा ये बताएं कि वो आपका ख़र्चा उस वक्त कैसे चलता था जब आप अटेंड करते थे मज़दूर अफराद को बग़ैर पैसों के, ख़र्चा कैसे चलता था? ख़र्चा ये था कि भाई घर से मुझे पॉकेट मनी वगैरह मिल जाया करती थी, तो ख़र्चे का तो इतना उस टाइम तो मसला नहीं होता। ख़र्चे का मसला तो अब आके हुआ है जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है आजकल, लेकिन पहले तो इतना मसला वगैरह नहीं होता था। खर्चे होते भी नहीं थे उतने, जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो घर वाले प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन जब से कमाना शुरू किया उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हर चीज़ें पूरी होती गई हैं। अच्छा इस काम को करते हुए, ये खिदमत का काम करते हुए आपको कितने साल हो गए? सर ये मुझे तकरीबन टोटल 15 साल हो गए हैं, यानी कि जैसे 9 साल आपने फ्री में सर्विस दी फ़ीसबिलिल्लाह, उसके बाद आप एक इदारे के साथ मुंसलिक हो। जी मैं 2008 से लेके 2015 तक मैंने कोई चार्ज नहीं है किसी से, बगैर पैसों के मैं अटेंड करता रहा हूँ। जो जिसको भी मेरी ज़रूरत होती थी मैं उनके पास चला जाता था, क्योंकि माइलस्टोन के इवेंट्स वगैरह भी होते थे, एबटाबाद वगैरह इधर उधर क्रिकेट के, उधर पूरे पाकिस्तान से
लोग आए होते थे, तकरीबन 300 से 400 लोग आए होते थे। तो उधर जब जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे जो कहते थे यार हमें थोड़ी सी हेल्प कर दो, हमें खाना खिला दो। तो कोई कहता था मुझे शिफ्ट कर दो, कोई कहता था मुझे व्हीलचेयर पे बिठा दो। तो कभी मैं किसी के पास जा रहा होता था, कभी किसी के भाग के, कभी इसके पास जाना है, कभी भाग के उसके पास जाना है। यार आपको ज़रूरत तो नहीं है, कहीं शिफ्ट तो नहीं होना आपने, या खाना तो नहीं खाना, खाना खाना है तो बताओ मैं आपको खिला देता हूँ, या कुछ चीज़ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। मतलब ये मुझे बड़ा उस टाइम क्रेज़ था कि यार मैं इनकी जो भी इनको खिदमत करूँ या इनको मेरी ज़रूरत है तो मैं इनके पास जाऊँ। तो मैं भाग के हर किसी के पास जाके उनसे पूछता था। तो ये बड़ा मतलब कि ना 2015 तक जब भी कोई इवेंट वगैरह आना होता था, सारा मुझे बताते थे कि यार ऐसे ऐसे इवेंट है, तुमने जाना। मैं कहा हाँ यार मैं जाऊँगा। आप इदारे की तरफ से जाते? जी मैं इदारे की तरफ से जाता था, एज आ वॉलंटियर जाता था। उस टाइम मैं इदारे से मेरी पे वगैरह भी नहीं थी, तो इदारे की तरफ से मैं एज आ वॉलंटियर। वो आप रज़ा कराना तौर पर जाते थे और उनकी वॉलंटियरली उनकी खिदमत करते? जी मैं बिल्कुल वॉलंटरीली उनकी खिदमत करता था। कोई मतलब कि इस चीज़ के मुझे चार्जेस नहीं मिलते थे। अच्छा, कितने अफराद को एक टाइम में आपने उधर अटेंड की? तकरीबन कम से कम भी मैं सुबह के टाइम जो होता था वो तकरीबन 4 से 5 लोगों को तो मैं कर लेता था इजीली। फिर ये था कि कोई उनमें मोस्टली ऐसे होते थे जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अटेंडेंट सर्विस सिर्फ स्वेयर डिसेबल लोगों के लिए है जो कि खुद से खाना नहीं खा सकते, खुद से करवट नहीं बदल सकते। तो उन लोगों को मतलब अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना कि उनको जो मतलब कि खुद से शिफ्ट हो जाते हैं, खुद से अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, नहा भी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। वो लोग तो खुद अपने आप को उधर मैनेज कर लेते थे मोस्टली, क्योंकि वो सारे थे प्लेयर्स थे, खेलने के लिए स्पोर्ट्समैन थे सारे। तो उनमें कुछ मतलब कि 8 से 10 लोग ऐसे भी आते थे जो कि स्वेयर डिसेबल होते थे उनके साथ। उन लोगों की मतलब कि हेल्प आउट मैं कर देता था उधर ना। अच्छा महमूद भाई, ये बताएं कि बचपन से हर एक का कुछ बनने का ख्वाब होता है। आप पढ़ते भी थे, एक आखिर एजुकेटेड शख्स जो आपके उस्ताद हैं उनके पास आप पढ़ते थे। बचपन में क्या सोचा कि मैं क्या बड़े हो के बनूँगा? असल में शुरू से तो मुझे इस चीज़ का वो नहीं था कि मैं एक अटेंडेंट बनूंगा प्रोफेशनल, लेकिन मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। तो क्या बाज़ ऐसे अफराद होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते अभी भी, क्योंकि अभी तो आप जॉब कर रहे हैं, बाकायदा उसके पैसे लेते हैं। तो बाज़ ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते, अगर वो आपको फ़ोन करते हैं कि हमें अटेंड करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा भी होता है? काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। तो जो लोग मेरी रसाई में होते हैं ना, उन लोगों को तो मैं कर लेता हूँ, फ्री कर देते? कर देता हूँ जिनको, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, घर के करीब तरीन होती हैं। जो ज़रा ज़्यादा दूर हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे जाना, मेरा यानी कि टाइम वगैरह भी और मतलब पेट्रोल वगैरह लगता है। तो उस चीज़ का मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना उनके लिए, क्योंकि मेरे बाकी जो यूज़र हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से। तो इसलिए मैं उन लोगों को कर लेता हूँ जो मेरे घर के करीब हैं। अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है मेरी कि यार हमें किधर जाना आना जाना है, तो वो मुझे बुला लेते हैं, फ़ोन करते हैं यार आप 1 घंटे के लिए आ सकते हो। तो मैं अगर मेरे दूसरे यूज़र का टाइम ना हो तो मैं उनके पास चला जाता हूँ अभी। अच्छा, आप क्या करते हैं? डिसेबल जो अफराद होते हैं उनको अटेंड कैसे करते हैं? उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल? सर मैं बेसिकली सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ तो पहले यूज़र के पास जब मैं पहुँचता हूँ, उसको मैं बेड से जब मैंने उठाना था उससे पहले मैं उनको थोड़ा सा दबाता हूँ, ताकि जो उनके मसल्स वगैरह हार्ड हुए होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि वो एक करवट पे अगर सोए हुए हैं रात को पूरी रात, तो ज़ाहिर सी बात है जब उनको सीधा करेंगे तो उनके मसल्स पेन करेंगे। तो उनको थोड़ा सा दबा देता हूँ ताकि वो उनके मसल्स रिलैक्स हो जाएं। फिर उनको उठा के मैं व्हीलचेयर पे शिफ्ट कर देता हूँ। फिर उनको वॉशरूम ले जाके उनके कपड़े रिमूव करके तो उनको कमोड पे शिफ्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो मतलब कि अपना स्टूल वगैरह पास कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। उसके बाद उनको शावर वगैरह दे के उनको वॉश करके उसके बाद उनको कपड़े पहनाने हैं। कपड़े पहना के फिर उनको मैं दोबारा व्हीलचेयर पे शिफ्ट करता हूँ। शिफ्ट करके तो शूज़ वगैरह उनको पहना के मतलब रेडी करके व्हीलचेयर पे बिठा के तो मैं उनसे फिर इजाज़त ले लेता हूँ। अच्छा, दिन में कितने घंटे काम करते?
सर मैं दिन में सुबह 8 बजे से लेके तो 2 बजे तक काम करता हूँ। ये मतलब अपने यूज़र्स के इनके घर जाके होम सर्विस देता हूँ। उसके बाद फिर 2 बजे के बाद मैं माइलस्टोन आ जाता हूँ। इधर मैं 5 से 6 बजे तक मैं इधर रहता हूँ। 6 बजे के बाद फिर मैं दोबारा, एक यूज़र है मेरे, उनके पास मैंने दोबारा जाना होता है रात के टाइम ना, उनको वॉशरूम शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद उनको दोबारा बेड पे भी शिफ्ट करना होता है, मुझे ना सुलाना होता है उनको। अच्छा, दोस्तों को भी टाइम देते हैं? सर दोस्तों को ये, लेकिन आम रूटीन में तो कम टाइम होता है, संडे वाले दिन मिल लेते हैं। आम रूटीन में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों के लिए टाइम निकालना। तो वीक में कितने दिन काम करते हैं? मेरा तो पूरा छुट्टी नहीं है किसी दिन की ना, कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं है। अभी मेरे यूज़र हैं इनको, जिनको मुझे 8 साल हो गए हैं, तकरीबन ये 8वां साल है। 2015 से मैंने इनको स्टार्ट किया था करना, आज तक उनकी कोई छुट्टी नहीं हुई। और ईद वगैरह पे क्या करते हैं? ईद वाले दिन तो ये है कि मेरी रूटीन सुबह 3 बजे मैं निकलता हूँ। ईद वाले दिन मेरा एक दोस्त है, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं? नहीं है, ईद वाले दिन तो मेरा एक दोस्त है, उसको मैं अपने साथ मिला लेता हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं सबके पास जाऊँगा तो मुझे तकरीबन 9 से 10 बज जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी भी नमाज़ निकल जाएगी और मेरी भी निकल जाएगी। मैं अपने दोस्त को साथ मिला लेता हूँ कि यार आप 1-2 को आप कर लो, 1-2 को मैं जाके कर लेता हूँ। तो सुबह 3 बजे हम दोनों निकलते हैं, जाके अपने अपने यूज़र्स को अटेंड करके तो फिर 6 साढ़े 6 बजे तक 7 बजे तक वापस आ जाते हैं। आके वो भी नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं और हम भी नमाज आके पढ़ लेते हैं। ये बताएं कि सारा दिन मज़दूर अफराद की खिदमत करके रात को जब घर जाते हैं थक तो जाते हो? बिल्कुल थकावट तो होती है, लेकिन ये है कि एक सुकून मिलता है, सुकून की नींद आती है। जिस दिन अगर मैं अटेंडेंट को अटेंड ना करूं अपने यूज़र्स को, तो उस दिन मुझे थोड़ा सा बेचैनी सी रहती है, रात को नींद भी नहीं आती कि यार मैंने उनको अटेंड नहीं किया, उन लोगों ने अपने आप को मैनेज कैसे किया होगा। इस चीज़ पे मुझे बड़ा सा मतलब टेंशन सी रहती है। लेकिन अगले दिन ही फिर मैं जब उनके पास पहुंच जाता हूं, मुझे तसल्ली हो जाती है कि ये बंदा सही अटेंड हुआ है। सारा दिन काम करके रात को जब बंदा अपने बेड पर जाता है तो वो सारे दिन के अपने अमाल का, जो उसके किए काम होते हैं, उनका मुहासबा करता है। जैसे हम भी हैं या कोई और फ़र्द है, वो अपने सारे दिन के जो उसने किया होता है उसको एक दफ़ा ज़हन में लेकर आता है। तो आप जब सोने लगते हैं तो सारा दिन के किए हुए काम, अपने अमाल का आप भी मुहासबा करते हैं, क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ, मैं तो अपने जो यूज़र हैं इनके बारे में ही सोचता हूँ। बाकी ये नेकी का जो मामला, ये तो अल्लाह अजर देने वाला है। इस चीज़ पे तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि यार अच्छा लगता है कि मैं मखलूक खुदा की खिदमत करके आया। बिल्कुल, ये एक सुकून सा तो मिलता है। लेकिन ना मैं एक चीज़ है कि मैंने ना जब ये इनको अटेंड वगैरह करता, क्योंकि मैं ना इनको ये नहीं समझता कि यार ये लोग डिसेबल हैं, क्योंकि अगर मैं इनको डिसेबल समझूँ तो ये डिस्क्रिमिनेशन है बहुत बड़ा। अगर मैं इनको कहता हूँ कि यार ये माजूर हैं या ये नहीं, मैं उनको नॉर्मली ट्रीट करता हूँ, जैसे मैं अपने यारों दोस्तों को के साथ बात कर रहा होता हूँ या उनके साथ हंसी मजाक कर रहा, ऐसे ही मैं उनके साथ भी जाके थोड़ा मजाक वगैरह कर लिया या ऐसे ही नॉर्मली ट्रीट उनके साथ मैं करता हूँ। तो ये मैं मखसूस उनको ये नहीं कहता कि यार वो लोग डिसेबल हैं या ये, उन पे कोई लोगो वगैरह नहीं लगाता मैं। ये मुझे बताएं कि घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं और आप उनकी सपोर्ट से ये सारा मामला कर रहे हैं और आज तक आप कर रहे हैं। कभी ख़ुद भी कोई इंजरी हुई है, कभी उनको उठाते हुए कोई मसला हो गया हो? एक दफ़ा मुझे हुआ था थोड़ा सा मसला कि मैं अपने यूज़र को मैंने उठाया, शिफ्ट किया है कमोड पे। तो शिफ्ट करने के बाद ये था कि उनके ना फ्रेश पे काम वाली आती है उनके, वो जब उनका वॉशरूम वगैरह साफ़ करते हैं तो वो कोई पाउडर वगैरह डाल देती है ना ज़मीन पे, तो वो स्लिपरी हो जाता है। तो वो टाइलें वगैरह लगी हुई थी, तो उस टाइम ना जूती जो थी वो मैंने गलती से मेरे से उतर गई, मैंने उतार दी थी, नहीं ज़हन में रहा था मेरे ना उस टाइम। तो मैं जब उनको शिफ्ट किया तो मेरा पाँव स्लिप हुआ है। तो ये है कि साथ उस टाइम तो मैंने उनको कमोड पे किस तरीके से मैंने बिठा दी है, तो मेरा जो बाजू था ना, बाजू वो उनका ना एक राड लगा होता है, हैंगिंग राड, जो पकड़ने के लिए ना, पकड़ के बैठने की, ताकि वो घिरे ना, वो राड लगा। तो उस राड को जब मैं पकड़ने लगा हूँ तो मेरा हाथ उस राड को पकड़ा नहीं गया, वो अंदर ही चला गया था उसके ना, तो मेरा बाजू थोड़ा सा मुड़ गया था उधर ना।
तो काफ़ी मतलब कि पेन वगैरह हुई है, लेकिन मैंने उस बंदे को दूसरे हाथ से ग्रिप रखा है और उसको मैंने उस पर कमोड पे बिठा के फिर खुद सीधा वहाँ जाके हाथ निकाला अपना। उन्हें आपने नुकसान नहीं होने उन्होंने शुक्र अल्लाह का कि उनको कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ था। अच्छा ये बताएं कि मज़दूर अफराद हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही ये मज़दूर जो होते हैं, तो जब उनके पास जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि मज़दूर अफराद से उनके घर वाले भी बाज़ औक़ात उनकी केयर करने में या उनको अटेंड करने में सुस्ती दिखाते हैं। तो उस सुस्ती में वो जो मज़दूर अफराद होते हैं वो मायूसी का शिकार होते हैं कि शायद ये हमसे उकता गया है, ये सुस्ती दिखा रहा है। वो जब आप वो सीन देखते हैं तब आपको कैसा लगता है? असल में ये मोस्टली ये चीज़ है कि जो जिस घर में अगर डिसेबल पर्सन हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो उनके भाई वगैरह हैं या उनके वालिदैन तो खैर कर लेते हैं, लेकिन जो भाई वगैरह हैं उन लोगों ने अपने काम पे जाना होता है, तो वो सुबह के टाइम उनकी यही कोशिश होती है कि यार हम किसी तरीके से तैयार होकर चले जाएं। अगर उनकी ड्यूटी है कि अपने भाई को किसी को अगर शिफ्ट वगैरह करना है, उसको कपड़े वगैरह चेंज कराना है, तो वो उसको इस तरीके से कराएंगे कि बड़ी मुश्किल खींच के उसको पहना देंगे ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ अपनी ड्यूटी से। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे भी लोग हैं कि जो उनको अटेंड नहीं करते, चले जाते हैं। इससे ये होता है कि वो बड़ी परेशानी में होते हैं। बाज़ औक़ात तो उनका स्टूल भी बेड के ऊपर ही हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बेड सोर हो जाते हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी तो यही है कि मेरे जो यूज़र हैं उनमें भी मतलब कि ऐसा होता था, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा जब से मैंने उनको अटेंड करना शुरू की है। ये बताएं कि किस किस डिसेबिलिटी में ये जो मज़दूर अफराद होते हैं, आपने कौन कौन से डिसेबिलिटी में उन्हें ट्रीट किया हुआ? सर ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम है, मतलब कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी है, ख़ासकर ज़्यादातर ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी जो है ना ये ग्रेजुअली बढ़ती रहती है, एक जगह स्टक नहीं होती। हाँ, इसकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है जो कि माइलस्टोन में दी जाती है। इस चीज़ की ट्रेनिंग कि वो अपने आप को मैनेज कर लें ताकि उनकी डिसेबिलिटी बढ़े ना, उसकी रेशो कम हो जाए। लेकिन वो रुकती तो नहीं है, लेकिन उसकी रेशो स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब कि वो ज़्यादातर तो अटेंडेंट सर्विस तो मेरे ख्याल से ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो हैं स्पाइनल कॉर्ड हैं इनके लेवल होते हैं C1 C2 इस तरह के मतलब के लेवल होते हैं। अगर ज़्यादा सुअर किस्म की अगर उनकी इंजरी है नेक के करीब से तो फिर उनको अटेंडेंट सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनके कमर के नीचे है तो फिर थोड़ा सा है कि वो खुद मैनेज कर लेते हैं अपने आप को। और बाज़ तो ऐसे हैं जिनकी अगर नई नई डिसेबिलिटी स्टार्ट होती है तो वो लोग भी ख़ुद को मैनेज नहीं कर सकते। उन लोगों को फिर अगर हम सर्च करते हैं, अगर कोई मिल जाए हमें तो उनको हम माइलस्टोन इधर ले आते हैं, या वो खुद सर्च करके तो माइलस्टोन आ जाते हैं। इधर आके तो फिर उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, अपने आप को मैनेजमेंट ट्रेनिंग की दी जाती है उनको, ताकि वो अपने आप को मैनेज करें। कैसे उन्होंने अपने शिफ्ट करना है, ख़ुद को कैसे नहाना है, कैसे कपड़े चेंज करना है, कैसे खुद खाना खाना है, इस चीज़ की उनको इधर माइलस्टोन में ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा ये बताएं कि बाज़ औक़ात मज़दूर अफराद को दर्द होती है उनकी डिसेबिलिटी की वजह से, तो वो दर्द में जब वो कराते हैं तो आप क्या फ़ील करते हैं? क्या वो दर्द आप भी फ़ील करते हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो ये जब मैं अगर अब मेरा यूज़र को मैं जब उठाता हूँ ना तो मुझे ऐसे ही मैं फ़ील करता हूँ कि यार ये मेरा जिस्म है अपना। तो मैं जब अगर उसको इस तरीके से उठाता हूँ कि कहीं पे लगे ना, अगर कहीं पे हल्का सा भी लग रहा हो ना तो मेरा ध्यान इधर उधर ही होता है, चीज़ों पे ही होता है कि यार कोई चीज़ रास्ते में तो नहीं आ रही, कहीं पे लग तो नहीं रहा इसका जिस्म। मुझे इस चीज़ पे बड़ी मतलब कि ना फुल फोकस होता है कि यार किसी तरीके से इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। बड़े एहतियात के साथ मैं उनको अटेंड करके तो मैं वापस आता हूँ। मज़दूर अफराद जब दर्द से कराते हैं और चीखें भी निकल जाती हैं, इसके अलावा लोग रोते हैं, तो जब वो रोते हैं कभी ऐसा भी हुआ है कि उनके दर्द में आप भी साथ रोए हों? सर ऐसा तो मतलब कि अभी तक मेरे साथ वो नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पर्सन्स होते हैं इनका असल में ना लोअर बॉडी जो होती है वो बिल्कुल पैरालाइज होती है, सेंसेशन नहीं होती उसमें। अगर इनका पाँव वगैरह या किसी जगह पे टच हो जाए, रगड़ लग जाए, कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए तो वो ठीक भी काफ़ी अर्से बाद जाके होता है। बेशक हल्की सी भी रगड़ उनके पाँव पे लग गई है
तो वो भी तकरीबन 2-3 हफ़्ते 4 हफ़्ते ले जाएगी उसको ठीक होने में। और उस चीज़ अगर उसका ज़ख़म ख़राब हो गया, पस पड़ गई है, तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा टाइम, क्योंकि उनकी सेंसेशन ही नहीं है, ना उनको पता चल रहा है कि मेरा पाँव कहाँ पे लग रहा है कहाँ पे नहीं। इस चीज़ का मेरे मतलब कि फ़ोकस होता है कि यार इनका पाँव कहीं पे लगे ना। इस तरीके से इस टेक्निक के ज़रिए मैं उनको उठाता हूँ ताकि उनके जिस्म बॉडी इधर उधर ना जाए, ताकि कहीं पे टच वगैरह ना हो। आप माजूर अफराद के बहुत करीब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको सलामत बनाया है। हर चीज़ है, बाजू हैं, टांगे हैं, आंखें हैं, हर अल्लाह ताला ने जो एक मुकम्मल इंसान में खसूसियात होती हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। उन माजूर अफराद को देखना रोज़ाना और फिर अपने आप को देखना, रब्बे कायनात का शुक्र अदा तो करते होंगे। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं इस काम को सर अंजाम दे रहा हूँ। तो इस चीज़ पे मुझे बड़ी खुशी है और मेरे घर वालों को भी काफ़ी खुशी है कि यार ये बहुत अच्छा काम करे, किसी दूसरा मतलब कि गलत कामों में बच्चे नहीं पड़े हुए, अच्छा काम ही कर रहे हैं। अच्छा, आपको इन सारे सालों में खुशी आपको कब होती है? सारे सालों में मुझे खुशी डेली होती है। जिस दिन मैं अपने यूज़र को अटेंड करके घर वापस आता हूँ, उस टाइम मुझे सुकून होता है कि यार मैंने अपने यूज़र को अटेंड कर लिया, उसको कोई मसला नहीं हो रहा होगा, वो इजीली अपनी जगह पे पहुँच गया, अपने बेड पे है, तो कोई उसको मसला नहीं है। अब मैं सुबह ही जाऊँगा उसके पास, तो उस टाइम वो मेरा इंतज़ार, सुबह के टाइम तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन ये है कि मैं अपने टाइम पे लेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगला बंदा मेरी इंतज़ार में बैठा हुआ है, उसने वॉशरूम जाना है। ज़ाहिर सी बात है अगर मैं लेट हो गया या कोई मसला, मैं घर से टाइम से पहले ही निकल जाता हूँ ताकि मैं कोई रास्ते में कोई मसला भी हो जाए तो मेरे पास टाइम हो वो मसले को हल करने के लिए, और मैं अपने यूज़र के पास टाइम पे पहुँच जाऊँ। और अफसोस आपको कब होता है? अफ़सोस मुझे तब होता है जब जो यूज़र हैं उनके घर वाले उनको अटेंड नहीं करते, और वो घर में मतलब कि जब बेड पे मतलब कि वो पड़े हुए हैं, अब उनको उठा के उन्होंने शिफ्ट वगैरह करना है और उनको नहलाना है, इस चीज़ पे थोड़ा सा वो सुस्ती दिखा जाते हैं। तो उसके लिए बड़ी मुझे ना इस चीज़ पे बड़ी परेशानी सी होती है कि यार ये लोग क्यों नहीं करते ऐसा काम, कि यार इन लोगों की थोड़ा सा ही हेल्प आउट कर दें ताकि वो अपनी व्हीलचेयर पे आ जाए। जब यूज़र अपनी व्हीलचेयर पे आ जाता है तो इट मीन्स कि वो थोड़ा बहुत अपना काम खुद कर सकता है। तो थोड़ी बहुत ही इनको चाहिए कि थोड़ी सी हेल्प कर दें, हेल्प आउट उनकी कर दें ताकि वो लोग अपनी व्हीलचेयर पे आ जाएं। और मुंह वगैरह धोने के लिए वो किसी न किसी तरीके से मुंह वगैरह बेसन पे जाके धो लेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ी सी उनकी हेल्प आउट लाजमी घर वालों को भी चाहिए कि थोड़ी सी इनकी हेल्प आउट कर देनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जब दोस्त अहबाब उनसे मिलते हैं तो वो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में काम करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि यार आप किधर लग गए हैं, आप कोई और जॉब कर लें, ऐसा? काफ़ी मतलब कि कुछ दोस्त थे जो मतलब कि कहते थे कि यार आप कोई और काम कर लो, हाँ इसमें आपका स्कोप नहीं है, मतलब कि इसमें आपका फ्यूचर नहीं है। फिर आप क्या कहते हैं? लोगों ने ना अपने फ्यूचर प्लान बनाए हुए हैं कि यार हमारा फ्यूचर ये है, हमारा फ्यूचर ये है। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो इंसान को मतलब कि मेहनत करनी चाहिए। अब मैं अपने यूज़र्स को जब मैं अटेंड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी एक समझ लें कि मैं अपने इस काम से, अपने प्रोफेशन से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैंने इसी को ही आगे लेके चलना है कि यार मैंने इनका और ज़्यादा काम करना है। अच्छा, कहाँ तक इसे लेकर जाना चाहते हैं? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ना एक अटेंडेंट्स की जो है ना एक आर्मी बन जाए, ताकि मैं मज़ीद लोगों को ना, जो लोग और भी बैठे हुए हैं जो फ़ोन करते हैं कि यार हमें सर्विस चाहिए, आपके पास अटेंडेंट अवेलेबल हैं, तो काफ़ी मतलब कि दूसरे इलाक़ों से भी हैं वो फ़ोन करते हैं, तो उनको मैं यही जवाब होता है कि बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह मैं ऐसी कोशिश में हूँ कि जब मेरी आर्मी खड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं हर तरफ इस सर्विस को फैला दूँगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जब आप मज़दूर अफराद की खिदमत करते हैं, उन्हें अटेंड करते हैं, वो लोग खुशी में दुआ देते हैं और बेशुमार को आपने अटेंड किया है, वो दुआएं आपको देते हैं, तो जब दुआएं देते हैं तो आपको कैसा फ़ील हो? दुआ देते हैं तो बड़ा मतलब कि एक अच्छी सी फीलिंग सी आ जाती है कि यार एक बंदे ने मतलब कि बड़े दिल से उसकी दुआ निकली है। लेकिन ये है कि जब मैं अपना एक प्रोफेशनल तरीके से मैं किसी के पास जा रहा हूँ ना, अटेंड करके उसको मैं वापस आता हूँ,
तो फिर ये है कि अगर वो दुआ तो ज़ाहिर सी बात है उसने देनी, क्योंकि अगर वो मुश्किल में है उसके मसला आसान हो जाता है तो हर बंदा दुआ दे देता है किसी ना किसी, जो भी उसकी परेशानी दूर करता है। लेकिन ये है कि मैंने ना इस काम को अपना प्रोफेशन समझा हुआ है, इसलिए वो दुआ देते हैं तो वो अल्लाह के पास जाती है। अब अल्लाह ही अजर देने वाला है, बाकी तो हम कौन होते हैं किसी को अजर देने वाले। अच्छा, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले जो आपके हमारे नाजरीन हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो लोग, अगर आप लोगों के घर के पास या कहीं पे भी आप लोग डिसेबल पर्सनस हैं, प्लीज़ आप उन लोगों की खिदमत करें, या अगर आप उन लोगों की खिदमत नहीं कर सकते या कोई मसला दरपेश है तो उनकी फ़ाइनेंशली हेल्प करें, ताकि वो अपने अटेंडेंट हायर करके तो अपनी परेशानी को दूर कर सकें, बजाय इसके कि एक ही जगह पे वो पड़े रहें, किसी के मुंतज़िर रहें, कोई उनको अटेंड करने वाला ना हो। हाँ, अगर मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग हमसे रब्ता करें, जो आपके नज़र में बंदा है आप उससे रब्ता करें, उसको आप चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करें या ख़ुद जाके उसको ये हेल्प आउट करें। तो अगर फाइनेंशियली करते हैं तो वो लोग, अगर अटेंडेंट हायर करते हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग्स वगैरह है तो वो देने के लिए मैं इस टाइम बैठा हूँ आप लोगों के सामने। तो जब भी वो मुझसे रब्ता करेंगे कि यार हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हूँ, हर टाइम मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा महमूद साहब, ये बताइएगा कि आपके, मैं देख रहा हूँ बाल सफ़ेद हो गए हैं, और जिस वक्त आपने ये शुरू किया उस वक्त आप 8th-9th क्लास में थे, तो एक वक्त गुज़रा है और बाल सफ़ेद हो गए हैं, खिदमत का एक सिलसिला है, लोग, ये तो दीन हमें सिखाता है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, माज़ूरों की खिदमत की जाए, और आप वो करते हैं। उनके जहाँ पे आम लोग कराहत महसूस करते हैं जो काम करने में, आप वो करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि देखने वालों को, दोस्तों को, क्या एक लाइन ऐसी हो जो आप उन्हें कहना चाहें कि वो लोग जो कि खिदमत करना चाहते हैं लेकिन खिदमत की तरफ आ नहीं रहे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के स्टूडेंट हैं, जी मेरा पैगाम उन नौजवानों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए है जो इस काम को करने का नेकी अच्छा मेरा ये पैगाम उन नौजवानों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए है जो इस काम को करने का जज्बा रखते हैं और पीछे हैं इस काम से। मेरा उन लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग इस काम की तरफ आएँ, ये काम करें। इससे एक तो ये हमारा दीन जो है वो भी इस काम को करने के लिए कहता है कि नेकी का काम करें, इससे हमारे अल्लाह की ज़ात भी राज़ी होगी। और सेकंड ये है कि आप जब इस काम में आ जाएंगे तो ये एक प्रोफेशनल काम है, ना कि ये मतलब कि आप एज अ सर्वेंट किसी का ये काम कर सकते हैं, बल्कि ये एक प्रोफेशनल ये एक प्रोफेशनल चीज़ है जिसमें आप एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए काम ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो आपके यूज़र्स हैं उन्हें आप जो इदारे में जॉब के अलावा भी उनके पास जाते हैं, उधर से भी आपको अर्निंग मिल जाती है, ऐसे ही? जी बिल्कुल, वो मुझे पे करते हैं और वो मुझे अपनी मर्ज़ी से पे करते हैं। वो जितना मतलब के हैं यूज़र हैं वो जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हैं, वो उनको इनकम वगैरह आती है, वो मुझे उसमें से अपनी इनकम से पे करते हैं इस चीज़ का ना। तो उधर से भी आपका अर्निंग हो जाती है, फिर इसके अलावा इदारे से भी आपको अच्छी अर्निंग मिल जाती है? जी इदारे से भी मुझे अर्निंग मिलती है और मैं उधर से भी वो मुझे पे करते हैं इस चीज़ का, जिसकी वजह से मेरे ये सारे अखराजात पेट्रोल वगैरह और ये चीज़ों के, बाइक के पूरे हो जाते हैं और घर के भी। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह कि आपने बात की। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने एक ऐसे शख्स से बात की, एक ऐसी बिग पर्सनैलिटी से बात की जिन्होंने ये काम कार खैर छोटी उम्र से शुरू किया। उस वक्त कि जब उनकी 9th क्लास में वो पढ़ते थे तो उन्होंने अपने टीचर की, उस्ताद की खिदमत से ये सिलसिला शुरू किया बग़ैर किसी मुआवजे के, और फिर 9 साल तक उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह ये सारा किया। उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनली इसकी ट्रेनिंग भी ली और अब वो जॉब कर रहे हैं। बात यही है कि वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो कि इंसानियत की खिदमत करते हैं। हमें और आपको भी इस ऐसी कार खैर में हिस्सा डालना चाहिए जिससे अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो। तो फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।